इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट देश का एपेक्स कोर्ट है। एपेक्स कोर्ट समझते हैं आप लोग? टॉप कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, हाईएस्ट जुडिशरी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान ने जो न्यायपालिका की व्यवस्था बनाई है, इंडियन जुडिशरी को जो डिफाइन किया है, वो दो तरीके से किया है। एक है इंडिपेंडेंट जुडिशरी और दूसरा है इंटीग्रेटेड। तो ये पूरा सिस्टम जो है, जो प्रणाली बनाई गई है, जुडिशियल सिस्टम बनाया गया है, ये व्यवस्था जो है किस प्रकार की है? इंडिपेंडेंट एंड, इनका मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग बताइए। अगर मैं कहूं कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है? स्वतंत्र है किससे? हाँ, तो जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स आपने देखे थे, कौन कौन से? हाँ, लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है? हाँ, लॉ मेकिंग बॉडी। सेंट्रल लेवल पे लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है? पार्लियामेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। ठीक, और स्टेट्स में क्या होती हैं? लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, विधानसभाएं होती हैं। तो लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ बनाना। इसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। इसको आप क्या मान सकते हैं? मंत्रालय, मिनिस्ट्रीज, ब्यूरोक्रेट्स। ठीक, अब ये दोनों लोग अपनी अथॉरिटी का गलत फायदा ना उठाए, कोई भी अल्ट्रा वायर्स काम ना करें। अल्ट्रा वायर्स मतलब बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार के बाहर कोई काम ना करे। ठीक, उसको चेक करने के लिए तीसरा पार्ट है, वो कौन है? जुडिशरी है। ठीक, तो कोई भी ऐसा बिल, पॉलिसी अगर बनाया जाता है या कोई भी ऐसा स्टेप मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्रीज द्वारा लिया जाता है जो कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है। बेसिक स्ट्रक्चर याद आया? मूल सिद्धांत। हमारा संविधान कुछ बातों पे टिका हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ पिलर्स पे, जैसे घर होता है पिलर्स पे खड़ा रहता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बेसिक फिलॉसफीज पे टिका है, कुछ सिद्धांत हैं। उन प्रिंसिपल्स को, उन सिद्धांत को डिस्टर्ब ये दोनों बॉडीज नहीं कर सकते। और अगर ये करते हैं तो इनके द्वारा बनाया गया ऐसा कोई भी नियम और कोई भी पॉलिसी जो भले इम्प्लीमेंट हो गई हो, पास हो गया हो, जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड कर सकती है, समाप्त कर सकती है, हटा सकती है। इस पावर को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। ये पावर है जुडिशरी की कि कोई भी ऐसा काम अगर इन दोनों पार्ट ने किया जो संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाता है या समाज में हम लोग जो रह रहे हैं हमारे मौलिक अधिकारों को लेने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी ऐसी चीज़ों का क्या कर सकते हैं? रिव्यू कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं। तो ये काम जुडिशरी तभी कर पाएगी ना जब ये दोनों बॉडीज जुडिशरी में हस्तक्षेप ना कर पाए, इंटरवीन ना कर पाए। इसका मतलब जुडिशरी को कैसा रहना पड़ेगा? हाँ, इंडिपेंडेंट रहना होगा। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं पार्लियामेंट या गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पार्ट जो है, मिनिस्टर्स जो है, अगर वो बार बार डे टू डे एक्टिविटीज में इंटरवीन करना शुरू करेंगे, किसमें? जुडिशरी में, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर अनबायस्ड जजमेंट दे पाएगी, निष्पक्ष न्याय कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसीलिए इसको क्या बनाया गया है? इंडिपेंडेंट। मतलब ये दो बॉडीज जुडिशरी की वर्किंग में हस्तक्षेप ना कर पाए, ताकि खुल के न्याय कर पाए। और इसके साथ कैसा बनाया गया है इसको? इंटीग्रेटेड। मतलब हमारे यहाँ जो जुडिशियल सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार से है। लोअर कोर्ट्स हैं, उनसे बड़े हाई कोर्ट्स हैं, और उनसे बड़े सुप्रीम कोर्ट है। ये स्ट्रक्चर है। मतलब हमारे यहाँ कई सारे राज्य हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है? यूपी है, बिहार है, एंड सो ऑन, कई सारे राज्य हैं इस तरह के। ठीक, अब जनरली हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट है। क्या? एक हाई कोर्ट। ठीक, जिसकी अथॉरिटीज पूरे राज्य में रहती है। और राज्य में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बाकी क्षेत्र हैं, वहाँ पे छोटे छोटे न्यायालय हैं, लोअर कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स इनको कहा जा सकता है। ये सारे छोटे कोर्ट्स जो हैं किसके अंडर में हैं?
हाई कोर्ट के अंदर में हाई कोर्ट इनको सुपरवाइज करता है, गाइड करता है हर चीज में। ऐसे ही इस राज्य में भी कई सारे छोटे कोर्ट्स होंगे, मतलब लोअर कोर्ट्स होंगे, और ये सारे लोअर कोर्ट्स इस राज्य के किसके अंदर आएंगे? हाई कोर्ट के अंदर आएंगे। ऐसे ही देश में कई सारे राज्य हैं, हाई कोर्ट्स हैं वहाँ राज्यों में, और उन राज्यों में जो बाकी क्षेत्र हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं। और इन सब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। ये हायरार्की जो बनाई गई है, स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। जो भी फैसला ऊपर लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट, उसको हर एक न्यायालय को मानना होगा। वैसे ही हाई कोर्ट जो बात यहाँ बताएगा, उसको हर एक लोअर कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन अपने एरिया में रहता है, ऐसे हर हाई कोर्ट्स का एक जुरिसडिक्शन है, ठीक है, क्षेत्र अधिकार है। इनके द्वारा लिए गए जो फैसले होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा, इन फैसलों को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब प्रॉपर लिखा जाता है, इनकी रिकॉर्डिंग होती है। समझ पाए इस चीज को? कई बार जब केसेस सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, वहां पे AIR लिखा होता है, केस का नाम होता है ऑल इंडिया रिकॉर्डिंग्स। रिकॉर्ड किया जाता है केस को, ताकि बाद में जब कभी कोई मिलता जुलता केस आए या कुछ ऐसा केस आए जहां पुराने केस की जजमेंट का रेफरेंस लेना हो, तो उस रिकॉर्ड को निकाला जा सके, देखा जा सके और समझा जा सके कि उस पर्टिकुलर कोर्ट केस में हाई कोर्ट्स ने या सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था। इन दो बड़े कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को, हायर कोर्ट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हायर कोर्ट्स, बड़े न्यायालय। हाँ, इन दोनों में बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च है, लेकिन ये दोनों उच्चतम न्यायालय में है, हायर कोर्ट्स में है। और ये नीचे वाले क्या हैं? अधीनस्थ न्यायालय हैं, लोअर कोर्ट्स हैं। समझ पाए? इन दोनों कोर्ट्स को कहा गया है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब इनकी जजमेंट्स जो होती हैं, इनको रिकॉर्ड प्रॉपर किया जाता है, और इस रिकॉर्ड का, इस केस के जजमेंट का एज एविडेंस किसी और केस में प्रयोग किया जा सकता है। मान लीजिए किसी केस में आज आपका कोई वकील लड़ रहा है, एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट में केस गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया है, और वो ऐसा मिलता जुलता मैटर या कुछ ऐसा रेफरेंस कभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया था जजमेंट ने, तो वो वकील कोर्ट कर सकता है कोर्ट में एज एविडेंस कि ऐसे ही एक मैटर था, वहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट का ये कहना था। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देते हैं, उनको अपने आप में कानून मान लिया जाता है, लॉ मान लिया जाता है, और बाद में उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। इनको किसी भी कोर्ट में एज एविडेंस पेश किया जा सकता है, बाकी कोर्ट्स को उनको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को रिवाइज कर सकती है। अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो बाकी हाई कोर्ट भी इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कल को अगर किसी और हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवाइज कर दिया, मतलब बदल दिया, पलट दिया, तो अब वो माना जाएगा। और सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। फाइनली उसी की बात मानी जाएगी। तो हर एक मैटर में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो केसेस पहुंचते हैं उनको प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाता है, और बाकी कोर्ट्स में उनको पेश किया सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी कोई मैटर गया है और वैसा कोई मैटर कभी या उससे मिलता है तो कोई मैटर कभी किसी और कोर्ट में आया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया था, तो वहां भी वकील खड़े होकर बता सकते हैं कि सर इलाहाबाद हाई कोर्ट की वर्डिक्ट जजमेंट इस केस में ये रहा है, वहां हमने ऐसा किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के पास दो बात है, या तो वो अपने हाई कोर्ट की बात को माने और कहे हाँ ये सही बात है, या वो उसको रिवाइज कर दे। रिवाइज मतलब चेंज कर दे, पलट दे जजमेंट। तो ये तो बड़े न्यायालय के जो रिकॉर्डिंग्स हैं, मतलब जो कोर्ट्स में जजमेंट दिए जाते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको एज लॉ, एज प्रेसिडेंट्स, एज एविडेंस दूसरे कोर्ट्स में यूज किया सकता है, या कहीं और भी किसी और डिपार्टमेंट में यूज किया सकता है। इनको केस लॉज कहा जाता है, ये अपने आप में लॉ बन जाते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देते हैं, इनको अपने आप में लॉ माना जाता है। इनका पालन सरकार को भी करना पड़ता है। इनको केस लॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ। तो एक लॉ तो पार्लियामेंट बनाती है, उसको सिर्फ लॉ कह सकते हैं आप, कानून। और एक अलग अलग केसेस के थ्रू जो जजमेंट देता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और कोई डायरेक्शन देता है कि इस केस में अब ये काम किया जाएगा आगे से, तो वो भी अपने आप में एक लॉ बन जाता है, क्योंकि वो एक केस के थ्रू आया था, तो उसको केस लॉ कहा जाता है। समझ पाए? और पार्लियामेंट में एमपीज जो बिल बनाते हैं, उसको दोनों हाउस से पास कराते हैं, प्रेसिडेंट साहब साइन करते हैं, तब वो एक एक्ट बन जाता है, एक कानून बन जाता है। उसको सिर्फ आप एक लॉ कह सकते हैं। याद आया? बिल्स के बारे में बताया था मैंने आप लोग को, ठीक? तो ये है आपका इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर, जहां पे एक हायरार्की बनी है
कि हर राज्य में कहीं ना कहीं हाई कोर्ट्स हैं और उनके साथ साथ लोअर कोर्ट्स हैं, और ये स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा कि लोअर कोर्ट सबसे नीचे हैं, हाई कोर्ट्स उनके ऊपर, और सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। इस सिस्टम कहा जाता है इंटीग्रेटेड। ठीक, तो हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टैब्लिश किया है जुडिशरी को किस प्रकार से? इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड मैनर में। ठीक है, हाँ बेटा। कौन डिपेंडेंट है बेटा? डिपेंडेंट बोलते हैं एलई को। किसको? जुडिशरी पर। एलई कौन? नहीं, कोई डिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट कोई नहीं, दोनों आप तीनों अपने आप में सेपरेट बॉडीज हैं। जुडिशरी को बाय डिफॉल्ट इंडिपेंडेंट बनाया गया है कि कोई और बॉडी इस पर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप ना करें। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दोनों बॉडीज इस पर डिपेंडेंट हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जुडिशरी जो भी फैसला सुनाएगी वो बाकी बॉडीज को कहीं ना कहीं मानना पड़ता है, लेकिन अपने किसी भी काम के लिए बाकी बॉडीज इंडिपेंडेंट हैं। जुडिशरी जो भी फैसला देती है उसको पलटा जा सकता है पार्लियामेंट में। कई सारे फैसले आज तक सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उन सारे फैसलों को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसको केस लॉ कहा जाएगा। उन सारे केस लॉ को कई बार पार्लियामेंट ने बिल पेश करके उसको पलट दिया, दूसरा लॉ बना दिया और अपने बनाए हुए लॉ से ओवरराइड कर दिया जुडिशरी के फैसलों को। ऐसा भी कई बार किया गया। केशवानंद भारती केस को पलटने की कोशिश की गई थी 1976 में, इमरजेंसी के समय मैडम इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट किया था और उसके थ्रू पलट दिया था जजमेंट। ऐसे कई बार हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पलटे गए, मतलब चेंज किए गए हैं लेजिस्लेचर द्वारा। कैसे चेंज करते होंगे भाई? जो जजमेंट दिया वो अपने आप में एक लॉ बन गया, केस लॉ कहा जाएगा। उसको ओवरराइड करने की क्षमता है लेजिस्लेचर के पास, पार्लियामेंट के पास। तो हम ये नहीं कह सकते बेटा डिपेंडेंट है, लेकिन हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात बोली है, कोई पालन करने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो उसको पालन करना पड़ता है लेजिस्लेचर को भी और एग्जीक्यूटिव को भी। नहीं पालन करेंगे तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है, कोर्ट की अवमानना मानी जाती है, और उसमें जो कोर्ट्स हैं वो पेनल्टी लगा सकते हैं, जेल में भी बंद कर सकते हैं लेजिस्लेटिव्स और एग्जीक्यूटिव्स को। आप कई बार देखते हैं कई सारे बड़े बड़े सचिव, IAS IPS ऑफिसर्स को हाई कोर्ट आधे देते हैं उनको बंद करने के लिए। वो भी कौन? एग्जीक्यूटिव ही तो हैं, लेकिन कर देते हैं। ठीक है, हाँ। हाई कोर्ट के पास कोई ऐसी पावर है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता उसको, मतलब हाई कोर्ट कर सकता है बट सुप्रीम कोर्ट नहीं। तुम्हें क्या लगता है कौन सी पावर है? क्या तुम जानते हो उसका आंसर? मुझे क्रॉस चेक करना चाहते हो? फिर तो बताओ, रेट्स वाली पावर बताओ क्या होती, किसके पास होती? अगर मैं 32 वाली बात करूंगा आपकी, आर्टिकल 32 रेट्स वाली, तो उसमें कई सारी पावर्स ऐसी जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो सिर्फ और सिर्फ कब इस्तेमाल करती है? फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में। याद आया? लेकिन हाई कोर्ट के पास एक और आर्टिकल है इसी की तरह, और यहाँ पे हाई कोर्ट्स रिट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकती है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो FR के वायलेशन के साथ साथ बाकी राइट्स के वायलेशन में भी इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से वही केस बेटा पहुंचता है जो या तो हाई कोर्ट्स के अपील के थ्रू पहुंचा है, या सीधे अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ है या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ तभी पहुंचेगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ कैसा कोर्ट है? एक एपेक्स कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक, टॉप कोर्ट है, और उसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं, और फिर फाइनली लोअर कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। ये समझ पाए? मैंने बताया था आपको कि बाकी के जो ऊपर कोर्ट्स वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनको हायर कोर्ट कहा जाता है, हायर जुडिशरी कहा जाता है। तो यहाँ वो बात लिखी है कि हायर जुडिशरी इंक्लूड्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक, लेकिन जो राज्यों में छोटे कोर्ट्स थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, याद आया? जो मैंने कहा था ये रिपोर्ट करते हैं हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं, इनको क्या माना जाएगा? एज पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी, मतलब ये लोअर कोर्ट्स में आएंगे। ठीक है, तो हायर जुडिशरी में कौन आएंगे? हमेशा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, और सबऑर्डिनेट में कौन आएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इनको समझ पाए? इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। स्टार्टिंग में समझाया था मैंने आपको कि जो संविधान है हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
इसका एक गार्जियन है, संरक्षण है, कौन है? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, हाईएस्ट अथॉरिटी है, इसी इसके पास एक पावर है टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान को बचाए रखता है, बनाए रखता है, ठीक। और उसके साथ साथ हम लोगों के अधिकार और जो हमें आज़ादियाँ दी गई हैं, लिबर्टीज़ दी गई हैं, उनको बचाता है। कभी अगर हमारे कोई अधिकार को छीनने की कोशिश करता है तो हम और आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इन्हीं वजहों से सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है एज गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आर्टिकल्स लिखे हैं, जो भी चीज़ें लिखी, उसके थ्रू में जो भी राइट्स वगैरह दिए गए हैं, उन सबको बेटा आप होल्ड करके रखना, बचाए रखना, बनाए रखना, कि ऐसा ना हो कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कुछ बदलाव करते हैं इस किताब में इस तरीके से कि उस संविधान का जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स पे टिका हुआ था, जो बेसिक पिलर पे टिका था, वही कल को बदल ना जाए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या रोल प्ले करते हैं? एज गार्जियन। जैसे हमारे घर में गार्जियन होते हैं, आपके घर में गार्जियन है जो आप पे नज़र रखते हैं कि आप कब घर से बाहर आ रहे हैं, कब घर में आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही उस किताब में कुछ भी बदलाव किए जाएं सरकार के द्वारा, लेजिस्लेचर जो है, पार्लियामेंट जो है, उसके पास पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव, उसको अमेंडमेंट्स कहा जाता है, कुछ इंसर्ट करना या कुछ डिलीट करना। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये चेक करती है कि जो भी आपने बदलाव किया है, जो भी इंसर्ट किया है और जो कुछ चीज़ें आपने किताब से बाहर निकाली है, वो कितना उचित है, कितना सही है। अगर वो लगता है कि नहीं, ये जो आपने काम किया ये सही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफीज के अगेंस्ट जा रहा है, तो ऐसे बदलाव को जो आपने किया था, कुछ डाला था या कुछ निकाला था, उसको नल एंड वॉइड कर देंगे, हटा देंगे, और जैसे संविधान पहले था उसको वैसे ही रिवर्ट बैक कर देंगे। ये रोल है सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए इसको कहा जाता है गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सर आपने ये भी स्टार्टिंग में बताया था कि जब सुप्रीम कोर्ट में मतलब सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी पढ़ के समझाना होता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या करता है कि इंटरप्रिटेशन। मतलब इसका मतलब ये मैंने ये भी बताया था कि ये, हाँ, ये हाई कोर्ट भी कर सकता है, हाँ, दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। पर जनरली जब ऐसा कोई मैटर हाई कोर्ट में पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रुक जाइए, ये हम करना चाहते हैं। घर में ऐसे कई काम है जो तुम भी कर सकते हो, पर पापा तुमको रोक देते होंगे, ये मैं करूँगा, ठीक है। और कई बार पापा कहते हैं ठीक है तुम ही कर लो। तो ये सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट कब कब कोई काम हाई कोर्ट को करने देता है, ठीक है। तो जनरली इंटरप्रिटेशन करने की जो पावर है वो किसके हाथ में है? सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। लेकिन हाँ, ये पावर्स हाई कोर्ट के पास भी आ सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ इंटरप्रिटेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कई बातें बस लिख के छोड़ दी गई हैं, इनको डिटेल में डिफाइन नहीं किया गया, तो उसका एक्चुअल में क्या मतलब है उसको पढ़ के समझाना, इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन करना, व्याख्या करना। ये काम देश में सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, उसके साथ हाई कोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली सुप्रीम कोर्ट करता है। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स, कुछ चीज़ों को इंटरप्रेट करने की क्षमता देश के प्रेसिडेंट के पास भी है, वाइस प्रेसिडेंट के पास भी है, लोकसभा स्पीकर के पास भी है, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये जो क्षमता है इंटरप्रेट करने की, ये इन लोगों के पास है। लेकिन हाँ, एंड टू एंड हर एक पन्ने को इंटरप्रेट करने की जो पावर्स है वो किसके हाथ में है? हाँ, बाकी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के पास या स्पीकर के पास लिमिटेड पावर्स हैं, वो उन्हीं आर्टिकल्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं जो उनसे संबंधित हैं, पूरे को नहीं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट, सबसे बड़ा न्यायालय देश में एक ही है, ठीक है, इससे बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ हर राज्य में सुप्रीम कोर्ट है क्या? नहीं है, एक ही सिंगल अथॉरिटी है, ठीक। हर राज्य का अपने पास कहीं ना कहीं हाई कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं है। उसी के साथ ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। अपील का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके साथ कोई मैटर हो गया, वो केस कहाँ पहुँच गया? किसी लोअर कोर्ट में पहुँचा, ठीक है, आपके फेवर में जजमेंट नहीं आया, आपके अगेंस्ट जजमेंट आ गया, तो अब आप अपील करने, मतलब इस केस के अगेंस्ट जाने कहाँ जा सकते हैं? इससे बड़े न्यायालय में। वो बड़ा कोर्ट कौन है इससे? तो आप अपने राज्य के हाई कोर्ट में। मान लीजिए आपका मैटर यहाँ यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था, वो आपके अगेंस्ट आ गया, मतलब आपके खिलाफ फैसला सुना दिया गया। अब दो ऑप्शन है, या तो उस फैसले को मान लीजिए और जो सजा या पेनल्टी आप पे लगी उसको काटिए, या अपील कर दीजिए उसके अगेंस्ट एक बड़े न्यायालय में। तो वो यूपी का छोटा कोर्ट था, लोअर कोर्ट था। यूपी में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? हाई कोर्ट। कहाँ पर है? इलाहाबाद में, उसका नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट,
तो अब ये मैटर कहाँ गया? अपील के थ्रू हाई कोर्ट गया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट इस केस में मान लीजिए आपके अगेंस्ट फिर मैटर दे दे, जजमेंट फिर आपके अगेंस्ट आ जाए, तो अब आप अपील करने कहाँ जा सकते हैं? मतलब हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट कहाँ जा सकते हैं? अब आप न्यू दिल्ली जा सकते हैं, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हमारा है, वहाँ जा सकते हैं। इसके आगे अपील करने का कुछ और बड़ा कोर्ट है नहीं, तो ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। अपील करने सबसे फाइनल में आप कहाँ जा सकते हैं? यहीं, ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। इससे बड़ा कोई और कोर्ट अपील करने के लिए नहीं है। कोई सुप्रीम कोर्ट का भी सुप्रीम कोर्ट देश में नहीं, इसीलिए इसको कहा जाता है फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। संविधान में सुप्रीम कोर्ट को सबसे पावर दी गई है कि बस सबसे आखिरी कोर्ट आप ही होंगे अपील करने के लिए, आपके अलावा कोई और अपील करने किसी और कोर्ट में नहीं जा सकता। इसको हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी कहा जाता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं, संवैधानिक डिस्प्यूट्स जो होते हैं, संविधान में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको इंटरप्रेट करना और उनको सुलझाना, ये पावर किसके हाथ में होती है? सुप्रीम कोर्ट में होती है। और इस कोर्ट के पास पावर है किस चीज़ की? जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू मतलब यही होता है कि जो भी फैसले लिए गए हैं किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा या सरकार एग्जीक्यूटिव के द्वारा, मिनिस्ट्रीज के द्वारा, अगर वो ठीक नहीं है तो उनको पढ़ के समझ के चेंज, मॉडिफाई या सस्पेंड भी कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में, देश में सुप्रीम कोर्ट होगा, वो लिखा हुआ है आर्टिकल 124 में। कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे अनुच्छेद आर्टिकल्स दिए हुए हैं, हर आर्टिकल कोई ना कोई बात कहता है। तो आर्टिकल 124 क्या कहता है? एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। किस तरह से देश में सुप्रीम कोर्ट बनेगा, क्या उसमें चीज़ें होंगी, कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 124 में। अब इसमें क्या क्या बातें हैं कि पार्लियामेंट बाय लॉ डिटरमाइंस द नंबर ऑफ जजेस, मतलब सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे इस बात को कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। बेटा रिलेशन देख रहे हैं यहाँ पर कि खुद पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, और समय समय पर नए नए लॉ बनाकर उन नंबर्स को आगे पीछे भी कर सकती है। लगता है कि ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट को और ज़्यादा जजेस की, तो नंबर को बढ़ा देगी। इस समय हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज हैं? ठीक है, 34 जज है। मैंने 33 + 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है? हाँ, ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और ये इनके चीफ हैं। इनको कहते हैं तो क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं ये। ठीक है, टोटल मिला कितने जज बन गए? 34 जज। लेकिन ये हमेशा 34 नहीं थे, पहले बहुत कम थे। फिर समय के साथ साथ देश में केसेस बढ़ते गए, जुडिशरी पे लोड बढ़ता गया, तो और केसेस को सुनने के लिए और जज चाहिए, आगे कल को और जज चाहिए होंगे। तो समय समय पे पार्लियामेंट लॉ बना कर डिसाइड करेगा कि देश में अब कितने सुप्रीम कोर्ट में जज होने चाहिए। इनको चेंज कर सकता है कौन? पार्लियामेंट। ठीक, अब इन जजेस को अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंट मतलब नियुक्त करना, उस पोजीशन पे अपॉइंटमेंट लेटर देना, ये काम कौन करता है? तो प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। एक चीज़ और है, अगर प्रेसिडेंट उस समय अवेलेबल नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो प्रेसिडेंट किसी और को क्या कर सकते हैं? डेलीगेट कर सकते हैं, अपनी पावर दे सकते हैं, कह सकते हैं आप मेरे बिहाफ पे इनको अपॉइंट कर दीजिएगा। ठीक, ये प्रेसिडेंट के ऊपर है। तो जनरली लेकिन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करने के लिए अपने हाथ से अपना साइन मार के, अपना सील लगा के, स्टैंप लगा के, ऑर्डर दे के, वारंट मतलब एक लीगल ऑर्डर देकर अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। अब सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो कितने साल तक, कब तक काम कर सकते हैं? तो देखो, इनकी एक मैक्सिमम एज है सुप्रीम कोर्ट के जज की, कितनी है? 65 साल तक। 65 ईयर्स की एज तक एक जज सुप्रीम कोर्ट में जज बना रह सकता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बीच में किसी भी समय वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं। रिजाइन किसको देंगे? जिसने अपॉइंट किया है रिजाइन भी उसी को देंगे, जिसने नियुक्त किया है त्याग पत्र भी उसी को सौंपेंगे। तो किसने अपॉइंट किया था? प्रेसिडेंट ने। ठीक है, तो रिजाइन भी जब वो करेंगे तो एड्रेस किसको संबोधित करेंगे? प्रेसिडेंट को। टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई सो एंड सो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियर बाय ऑफर यू माई रेजिग्नेशन लेटर ऑन बिहाफ ऑफ सो एंड सो रीजन, जो भी है, खत्म।
या इन जज को बीच में इनके कार्यकाल के ही दौरान ड्यूरिंग देयर टेन्योर इनके पद से हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। जैसे आपने देखा था प्रेसिडेंट का भी इम्पीचमेंट होता है, उनको भी हटाया जा सकता है, तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटाया जा सकता है एक प्रस्ताव लाकर, एक मोशन लाकर। ठीक, कोई भी काम करना होगा तो अब फिर यहाँ डिपेंडेंसी की बात, अगर कभी हटाना हो सुप्रीम कोर्ट के जज को तो कौन हटा सकता है? ये पावर कहीं ना कहीं देश के संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। कोई एक व्यक्ति हटा नहीं सकता, कोई एक व्यक्ति हटा नहीं सकता। प्रेसिडेंट ने अपॉइंट तो किया था, पर प्रेसिडेंट तुरंत डिसमिस नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट तभी डिसमिस कर पाएगा जब उस जज को हटाने के लिए एक बिल पेश किया जाए। बिल मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट, और उसको पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा पास करें, हाथ उठा के मेजोरिटी के साथ पास करें, और फिर फाइनली प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन करके अब उस जज को हटा देकर भाई कि आपके खिलाफ ये डॉक्यूमेंट पास हो गया है, बिल पास हो चुका है आपके रिमूवल के लिए, नाउ हियर बाय आई डिसमिस यू फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट, तत्काल प्रभाव से मैं अब आपको हटाता हूँ। हाँ बेटा, स्पेशल मेजोरिटी आगे बता रहा हूँ अभी, तुम बहुत जल्दी में रहते हो। डॉक्यूमेंट मैंने क्यों दिया था एक दिन पहले कि पढ़ के आओ उसको, हर सवाल के जवाब आपको नेक्स्ट लाइन में मिलेंगे, थोड़ा सा विलंब हो सकता है। तो आप दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, पर होता क्या कि जनरली इन क्वेश्चन के आंसर आगे लाइन में होते हैं, तो अगर आप लोग एक बार डॉक्यूमेंट पढ़ के आए तो शायद कुछ और नए क्वेश्चन पूछ पाए। हाँ, तो पढ़ के आइए, कुछ और क्वेश्चन अच्छे पूछिए, जो लिखा है उसमें वो क्या करेंगे पूछ के। तो अभी मैं आता हूँ स्पेशल मेजोरिटी पे और पूरा प्रोसीजर भी समझाऊंगा कि कैसे वो हटाए जाएंगे। ठीक है, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, 4 लाइन पढ़ाई मैंने बस। ठीक है, अभी तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, आने दो मुझे वहाँ पर। क्या जाता है सीधे वहीं पर स्किप करके आ जाओ, हटाए कैसे जाता है, आने दो भी। ठीक है, तो हटाने के लिए एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, मोशन। देखिए, कोई भी काम, कोई भी फैसला अगर पार्लियामेंट में लिया जा रहा है तो उसके लिए एक प्रस्ताव, एक प्रपोजल लाया जाता है। प्रपोजल समझते हो भाई, ये काम करना है, उसको मोशन कहा जाता है, मोशन या रेजोल्यूशन कहा जाता है। ठीक, तो ऐसी हटाने के लिए एक रिमूवल मोशन लाना पड़ता है, लोकसभा या राज्यसभा कोई भी ला सकती है, और फिर फाइनली उसको पास किया जाएगा। कैसे पास होगा आगे बात करेंगे, लेकिन हाँ, आपने पूछा कि सर कैसे हटाया जाता है, तो एक मेजोरिटी होती है, वो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। क्या नाम लिखा है यहाँ पर? स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। लोकसभा राज्यसभा में कोई भी निर्णय या फैसला लिया जाता है तो एक व्यक्ति नहीं लेता, जितने लोग उपस्थित हैं, वहां बैठे हैं, सीटेड हैं, उन सबके पास अपना अपना एक वोट होता है। क्या होता है? एक वोट होता है। हाँ, लेकिन कितने वोट्स काउंट होंगे उसके लिए अलग अलग मेजोरिटी होती है। एक होती है सिंपल मेजोरिटी, याद आया? साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जितने लोग वहां पे बैठे, जैसे आप लोग जितने लोग बैठे हैं, मान लो इस समय 30 लोग बैठे हैं, तो सिंपल मेजोरिटी कितनी हो जाएगी इस समय? कितना? फिगर बताओ। 16। मतलब सिंपल मेजोरिटी मतलब ये होता है कोई काम अगर पास कराना है, कोई डिसीजन लेना है, जितने लोग बैठे हैं, मतलब जितने लोग बैठे हैं और वोट करना चाहते हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनका क्या? हाँ, आधे से एक ज़्यादा। मतलब अगर यहाँ पे 30 लोग बैठे हैं तो 30 का मैं हाफ ले लूंगा और उससे एक ज़्यादा, मतलब कितना हो जाएगा? 15 + 1 16। तो ऐसे ही अगर लोकसभा में जहां 543 लोग होते हैं, लेट्स से किसी दिन कोई ऐसा प्रस्ताव पास होना है और वहां पे उस दिन 300 लोग आए हैं, तो सिंपल मेजोरिटी कितना हो जाएगा? 151, 151, आधे से ज़्यादा। इसे कहते हैं हम सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में क्या था? याद आया? 2 कट ऑफ होती है। स्पेशल मेजोरिटी थोड़ा सा नाम ही इसका स्पेशल है तो काम भी स्पेशल होगा। तो यहां पर क्या होता है, जैसे मैं आपको कई बार सेम एग्जाम्पल देता हूँ, याद आया आप ही के एग्जाम का? क्या बताता हूँ? हाँ, जिस तरह से आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके 2 कट ऑफ होते हैं प्रीलिम्स में। एक जीएस पेपर कट ऑफ होता है जो वेरिएबल होता है, हर साल वेरी करता है। पेपर टफ है तो कट ऑफ डाउन जाएगा, पेपर आसान है तो कट ऑफ ऊपर हो जाएगा। तो एक जीएस का कट ऑफ होता है और एक क्या होता है? सी साइड का कट ऑफ। आपको पता है कट ऑफ फिक्स होता है, कितना परसेंटेज? 33% लाना होता है तो आपका पेपर निकल जाएगा। ये फिक्स है हर साल, चाहे पेपर टफ है चाहे पेपर आसान है।
पेपर इस बार टफ था, फिर भी कट ऑफ उतना ही रहेगा। पेपर आसान आएगा, फिर भी कट ऑफ उतना ही रहेगा। जीएस कट ऑफ हर साल वेरी करेगा। पेपर बहुत टफ है, कट ऑफ थोड़ा डाउन, पेपर थोड़ा मॉडरेट, कट ऑफ थोड़ा ऊपर, पेपर थोड़ा आसान है, कट ऑफ और ऊपर। तो ये 2 कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपका एग्जाम क्लियर होता है। पहला राउंड कौन सा? प्रीलिम्स। मतलब एक फिक्स कट ऑफ है, एक वेरिएबल। यही सेम प्रोसीजर है कहाँ पर? स्पेशल मेजॉरिटी में। वहां भी 2 कट ऑफ होते हैं, एक फिक्स होता है और एक वेरिएबल। पहले बात करते हैं वेरिएबल वाले की, जो बदलता है बार बार। इसमें क्या होता है? गुड, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, पी एंड वी, एंड लिखा है और इससे एक ज्यादा। इसका मतलब क्या है? जितने लोग आए हैं उनका 2/3 निकाल लिया जाए। जितने लोग आए हैं और वोट करना चाहते हैं उनका 2/3 मतलब कितना परसेंट हो गया? 66.66 हो गया ना, मतलब 67 के आसपास हो गया, और उससे एक ज्यादा। सिंपल में आप 50% पे खेल रहे थे, वो भी जितने लोग आए थे। यहाँ पे जितने लोग आए हैं उनका, क्योंकि जितने लोग आए ये हर दिन वेरी करेगा भाई। कुछ दिन कुछ लोग एब्सेंट हो जाएंगे, कुछ का पेट खराब हो गया है, कोई बाहर शूटिंग करने गया, कोई बाहर गाना गा रहा है, कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है। लोकसभा राजस्थान में बहुत प्रकार के लोग हैं ना, कुछ एक्टर्स भी हैं, कुछ गाना गाने भी गाते हैं, कुछ आईपीएल में कमेंट्री भी करते हैं। हो सकता है वो दिन ना आए, तो ये नंबर बार बार वेरी करेगा ना। तो ये वेरी करेगा तो कट ऑफ भी वेरी करेगा, तभी कट ऑफ कहता है वेरिएबल। समझ गए? तो मान लीजिए किसी ने अगर 300 लोग आए थे, कितने लोग आए थे? कहाँ पर? लोकसभा में। मान लीजिए पार्लियामेंट में ये हाउसेस हैं, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा पार्ट कौन है? ये तीनों मिलकर क्या बनता है देश का? पार्लियामेंट। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। कोई भी बिल होता है पहले दोनों हाउस से पास होता है, पास होने के लिए मेजोरिटीज का इस्तेमाल होता है। अलग अलग केस में अलग अलग मेजोरिटी होती है। हम बात कर रहे हैं इस समय ये स्पेशल मेजोरिटी की। किसको हटाने की बात हो रही है यहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो दोनों हाउस से एक बिल पास करना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट पास करना पड़ेगा, जो क्या हो, जिसमें लिखा हो कि भाई इन सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है और ये उन पे लगे जो भी केसेस। ठीक, अब पास करना पड़ेगा दोनों हाउस को। किस प्रकार से? स्पेशल मेजॉरिटी से। मतलब लोकसभा को भी दोनों कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, दोनों कट ऑफ, राज्यसभा को भी क्लियर करना पड़ेगा, और फिर जब फाइनली प्रेसिडेंट को साइन कर देंगे फिर प्रेसिडेंट रिमूव कर देंगे। किसको? हाँ। तो मान लीजिए लोकसभा में उस दिन कितने लोग आए हैं? 300 लोग आए। टोटल लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 543। कुल सीट्स उतनी है लोकसभा में, और कुल सीट राज्यसभा में कितनी है? 245। ठीक, तो मान लीजिए जिस दिन ये पेश होना था उस दिन कितने लोग आए हैं? 300 लोग। कितना हो जाएगा 2/3 का? उससे एक ज्यादा? हाँ, क्योंकि जितना आता है उससे एक ज्यादा निकालना, तो 201 हो गया ना 200, और इससे एक ज्यादा मतलब +1 मतलब 201। मतलब पहला कट ऑफ क्या है लोकसभा के लिए? 201। ये वेरिएबल है, ये डिपेंड करता है कितने लोग आए। तो उस दिन 300 लोग आए थे, कितना हो गया? 201 पहला कट ऑफ। ये दूसरा कट ऑफ क्या होगा? हाँ, अब ये जो दूसरा कट ऑफ है ये वैसे ही जैसे आपका कौन सा कट ऑफ होता है एग्जाम में? सी सेट वाला। ये फिक्स होता है हमेशा। ये कितना है? हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, और उससे एक ज्यादा। टोटल स्ट्रेंथ कितना लिखा मैंने लोकसभा के यहाँ पर? 543। उसके आधे से एक ज्यादा, लगभग राउंड ऑफ होकर कितना पहुंचता है ये? 273। तो एक कट ऑफ 273 है, जो फिक्स है, हर साल यही रहेगा। मतलब हर साल मतलब हर बार जब कोई बिल वोट करेंगे तो ये सेम रहेगा। और इस बार जो वेरिएबल था कट ऑफ वो कितना आया था? 201। वो तब था जब 300 लोग लोकसभा में आए थे। मतलब अगर लोकसभा से ये प्रस्ताव, ये बिल पास कराना है, कौन सा पास कराना है? सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए, तो ये दोनों कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा लोकसभा को। तो मान लीजिए लोकसभा में उस दिन कितने लोग आए थे? 300 लोग आए थे, पता ही है आपको। तो अगर 300 में से 220 लोगों ने कह दिया हाँ उठाकर कि हाँ हम चाहते हैं प्रेसिडेंट को हटा दिया जाए, प्रेसिडेंट हटाए जाएंगे लोकसभा से, बिल पास होगा कि नहीं पास होगा? 220 पे 220 में आपने जीएस कट ऑफ क्लियर कर लिया है, लेकिन आपका सी सेट निपट गया है, जो हर साल कई बच्चों में होता है। इसीलिए कहते हैं सी सेट को पढ़ा करो। तो अगर आउट ऑफ 300 लोकसभा में 200 लोगों ने हाँ उठा दिया कि हाँ ये बिल यहाँ से पास किया जाए सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए, तो जो 220 है, 220 है मान लो, 220 लोगों ने कहा था, तो 220 इससे तो बड़ा है। एक कट ऑफ पास हो गया, दूसरा कट ऑफ फेल हो गया ना, मतलब ये बिल यहीं फंस गया। मतलब अब उस जज को हटा नहीं सकते आप, क्योंकि लोकसभा में वो बिल पास ही नहीं हो पाया। लेकिन मान लो अगर 300 में से, लेट से 300 में से 280 लोगों ने हाँ उठा दिया होता, और कहा होता
हटा दीजिए किसको, सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो ये बिल लोकसभा से पास हो जाता और कहाँ जाता, राज्यसभा, क्योंकि 280 201 से भी बड़ा है और 273 से बड़ा है, दोनों कट ऑफ आपके पास हो गए, दोनों कट ऑफ क्लियर होते, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो गया, मेंस में पहुंच गए। तो वैसे यहाँ पर कट ऑफ पास होती, अब ये बिल कहाँ पहुंचा, राज्यसभा। यही प्रोसीजर राज्यसभा में होगा कि उस दिन जितने लोग राज्यसभा में आए उसका 2/3 से ज़्यादा, प्लस राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ जितनी है इसका आधे से ज़्यादा, अगर दोनों कट ऑफ राज्यसभा में ही पास हो गया फिर ये बिल कहाँ पहुंचेगा, और तब जाके अगर प्रेसिडेंट साहब साइन करेंगे तब जाके आप उस जज को हटा पाएंगे। प्रेसिडेंट साइन करता है इस पर, मैंडेटरी मतलब क्या है इस केस में कि वो सस्पेंसिव वीटो लगा सकता है, फिर पूछेगा, पॉकेट नहीं लगा सकता, वो अपने कुछ कंसिडरेशन सुझाव दे सकता है, लेकिन अगर लोकसभा राज्यसभा दोबारा सुझाव दे दिए कि इनको हटाना है तो उनको साइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अगर ये बिल पास हो गया तो प्रेसिडेंट अब हटाएगा। ये प्रोसीजर है किसको हटाने का, और किस मेजॉरिटी से, मतलब एक व्यक्ति नहीं हटा सकता है जज को, कम से कम इतने लोग चाहिए लोकसभा से कई सारे, और इतने सारे लोग चाहिए राज्यसभा से, मतलब 500-600 लोग चाहिए कम से कम, तब जाके प्रेसिडेंट साहब साइन करके हटा सकते हैं किसको। और ये लोग कौन है, ये कुछ सांसद हैं, एक लोकसभा सांसद कई लाख लोग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने बताया था लखनऊ के सांसद कौन है, राजनाथ सिंह, कई लाख लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे लखनऊ की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ बैठ के, लोकसभा में, राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह का अगर हाथ उठा वोट में, मतलब पूरे लखनऊ का हाथ उठता है, क्योंकि राजनाथ सिंह किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे लखनऊ के कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करने वाले वोटर्स को। समझ पा रहे हो उस चीज को। तो इस तरह से एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, बहुत टफ प्रोसेस है, इसीलिए आज तक कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया नहीं जा पाया। प्रोसीजर सही बार इनिशिएट हुए पर कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो पाए, तो हटाया नहीं जा पाया। आगे बढ़ेंगे किसके खिलाफ प्रोसीजर इनिशिएट हुआ, किसके खिलाफ आज तक नहीं हो पाया, कितने लोग के खिलाफ हुआ है, बात करेंगे। तो यहाँ मैंने आपको क्या समझाया बस कि स्पेशल मेजॉरिटी किस तरह से इस्तेमाल होगी हटाने में, किसको, एक सुप्रीम कोर्ट के जज को। इसको विशेष बहुमत कहा जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी, इसमें 2 कट ऑफ होते हैं। ठीक है, ओथ, पद ग्रहण करने से पहले, अपना ऑफिस लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या करना पड़ता है, शपथ, ओथ। प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट कराते हैं और शपथ जनरली वही दिलवाते हैं, ओथ दिलवाते हैं अपने सामने। वो ओथ पढ़ते हैं, फिर साइन करते हैं जज, और फिर वो फॉर्मली क्या बन जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज। अब ये ओथ, शपथ दिलाने का काम जनरली प्रेसिडेंट करते हैं, पर अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो किसी और व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हो, इनको डेलीगेट कर सकते हो, कह सकते हैं कि ठीक है आप मेरे बिहाफ पे इनको ओथ दिलवा दीजिएगा। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट